हाय एवरीवन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम लोग पढ़ रहे थे। और जैसा कि पिछला लेक्चर में बताए थे कि इस चैप्टर में हम लोग को 3 टॉपिक देखना है। केमिकल्स इन मेडिसिन्स, केमिकल्स इन फूड और केमिकल्स इन क्लिनसिंग मटेरियल। तो इसमें से केमिकल्स इन फूड हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में देख रहे थे कि फूड प्रिजर्वेटिव्स वे केमिकल्स या केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको फूड मटेरियल में मिलाया जाता है उनको ख़राब होने से बचाने के लिए और लंबे समय तक उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। तो इसके बाद जो है इसी में फूड प्रिजर्वेटिव में ही जो है देखे थे हम लोग कि कुछ कलरिंग मटेरियल्स होते हैं, डाइज वगैरह जो कलर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ फ्लेवरिंग मटेरियल्स है जो उसमें फ्लेवर लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे ही जो है कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स को जो है अभी हम लोग डील करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज होंगे। तो द केमिकल सब्सटेंसेस which are added to fats or fat containing food to prevent their oxidation and thus prolong their lives are called एंटीऑक्सीडेंट्स। बड़ा सिंपल सा मायने इसका। एंटीऑक्सीडेंट वैसे यहाँ से मतलब समझोगे ना, तो एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज होगा। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उसमें जो फैट है उस ऑयल में उसका होता है। आप ऑब्जर्व करते होंगे कि घर में यदि कभी पकवान वगैरह बन रहा है, खास करके गर्मी का मौसम यदि है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि रात में पकवान बना उसको ढक करके आप रखें तो सुबह होते होते जो है वह खट्टा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्मेल बड़ा ख़राब करेगा, मतलब कि वह खाने लायक नहीं रहता है। जनरली यही होता है। तो वे जो पकवान है मतलब कि उसमें जो ऑयल है, जो फैट है, उसी फैट का क्या होता है कि एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसी फैट का ऑक्सीडेशन के कारण जो है एक नया चीज़ बन जाता है जिसके चलते उससे गंध आने लगता है, खाने लायक नहीं बचता है या फिर खट्टा महकने लगता है। तो बेसिकली यह जो भोजन खराब होता है वह होता है उसमें जो फैट है, ऑयल है, उसका ऑक्सीडेशन से। यदि उस फैट या फिर ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं हो तो वह भोजन कभी खराब नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो ये हम लोग लिखें कि द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू फैट्स और फैट कंटेनिंग फूड्स टू प्रिवेंट दियर ऑक्सीडेशन एंड दस प्रोलोंग दियर लाइफ्स आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। कि वैसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको मिलाया जाता है फैट में या फिर फैट कंटेनिंग फूड में, क्यों? तो उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए और उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए, मैंने ज़्यादा समय तक जो है वह रहे, खराब ना हो। तो इसको आप समझो ऐसे कि जैसे मान लो कि यह कोई सब्सटेंस है, ठीक, इस सब्सटेंस में मान लो कि यहाँ ऑयल का लेयर है, दिस वन, ये ऑयल हो गया। अब इधर एयर है, तो एयर में जो ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन इसके संपर्क में डायरेक्ट आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर के कुछ वैसा बनाएगा जिसके चलते जो है यह खाना बर्बाद हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस में इधर से मिलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑब्वियसली यह एंटीऑक्सीडेंट उस खाना को खराब होने से बचा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यह एंटीऑक्सीडेंट इस ऑक्सीजन को बर्बाद कर देता होगा।
मतलब कि जो ऑक्सीजन यहाँ फैट के कांटेक्ट में आकर के फैट को ख़राब कर रहा था, अब क्या होगा कि यह जो एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलाया गया है, यह एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक नया, एक वैसा कुछ मटेरियल बना लेगा जिसके चलते फिर यह ऑक्सीजन दोबारा इस ऑयल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो ये भोजन तो खराब हो रहा था ऑक्सीजन के चलते ना, यही ऑक्सीजन के साथ अब कंबाइन करिए कौन, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका मतलब कि यह जो एंटीऑक्सीडेंट होगा कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यह कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता होगा, अपने ऑक्सीडाइज हो जा रहा होगा। सिंपल सी बात है। और रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब हुआ कि जनरली हाइड्रोकार्बन्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बेसिकली। तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो भोजन में फैट है, ऑयल है, उसके ऑक्सीडेशन को कम करेगा, खराब होने से उसको बचाएगा, लंबे समय तक सेफ रखेगा। फंक्शन उसका क्या हुआ कि वह एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके इसको यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर यह ऑक्सीजन इस फैट के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और उस भोजन को जो है वह खराब नहीं करता है। तो जनरली ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो चिप्स वगैरह बनते हैं, लेज पोटैटो चिप्स जो होता है, कुरकुरेज वगैरह जो होता है, उसके बाद जो क्रैकर्स बिस्किट जो होते हैं छने हुए, तो इन सारी चीज़ों का प्रिजर्वेशन के लिए जो है, मतलब जो तेल में छने हुए होते हैं, बेसिकली इतना जान लो कि तेल में छने हुए जो फास्ट फूड हैं जो पैक्ड रहते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ रहता है। और देखोगे कि जैसे आप कुरकुरे या लेज का पैकेट खरीदे तो उसमें भरा हुआ रहता है गैस, ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस तो वह नहीं होगा, नहीं तो ऑक्सीजन गैस रहेगा तो उसको तो और ख़राब कर देना है। तो उसका प्रिजर्वेशन के लिए जो है उसमें गैस भरा जाता है ताकि ऑक्सीजन उसमें ना रहे। एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो अभी बताए कि एंटीऑक्सीडेंट्स कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब इसमें से कौन से हाइड्रोकार्बन्स होंगे इसके बड़ा ही एग्जाम्पल है, जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन BHT शॉर्ट में, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है, टोलुइन भी लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी है मतलब कि OH होगा, टोलुइन लगा हुआ है मतलब CH3 होगा। इसके अलावा ब्यूटाइलेटेड बोल रहा है तो 2 टर्शियरी ब्यूटाइल के ग्रुप होंगे, ऐसा OH के ऑर्थो में 2 टर्शियरी ब्यूटाइल। तो सिंपल से हमारे समझ लो एक प्रकार का फिनोलिक सब्सटेंस है जिसमें ऑर्थो पारा पे हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन है। और देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा जो है सो हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, CO2 और H2O में बदल जाएंगे, ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यह हुआ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। ब्यूटाइलेटेड समझ गए ना, ये दोनों टर्शियरी ब्यूटाइल इसलिए ब्यूटाइलेटेड। हाइड्रोक्सी OH था, टोलुइन मतलब कि यहाँ बेंजीन में CH3 लगा हुआ है, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। उसी प्रकार से एक और है इसमें, और वह है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। सेम ही है, बस यहाँ टोलुइन था, यहाँ एनिसोल है। इसका मतलब कि चेंज करेगा CH3 वाला पोजीशन केवल, मतलब वहाँ कुछ अलग होगा। इधर सेम है, ये 2 टर्शियरी ब्यूटाइल हैं, एक इधर एक इधर, और यहाँ जो CH3 था अब एनिसोल। एनिसोल किसको बोलते हैं, बेंजीन में वो CH3 होता है, एनिसोल कहलाता है ऐसा। तो ये दोनों जो है तो इसका क्या हो जाएगा BHA। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल पूछता है, तो याद रखोगे BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इन दोनों को। तो एंटीऑक्सीडेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके एग्जाम्पल इसका BHT BHA, 2 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी केमिकल्स इन फूड में ही फूड प्रिजर्वेटिव्स देखा हमने, एंटीऑक्सीडेंट उसी में आया। अब इसमें फिर आता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल
स्वीटनर्स। देखो, हम लोग जानते हैं कि जो शुगर है मतलब सुक्रोज, मतलब इस C12H22O11, यह एक मीठे स्वाद का कार्बोहाइड्रेट है, माने चीनी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या गुड़ जो है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई मीठा चीज़ बनाना हो या डायरेक्ट कोई मीठा चीज़ खाना हो तो चीनी या गुड़ वगैरह लोग खाता है, जिसमें बेसिकली सुक्रोज है। यदि इसका आप एक्सेसिव अमाउंट लोगे, बहुत ज़्यादा सुक्रोज आप कंज्यूम करोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि सुक्रोज आप चीनी और गुड़ के रूप में ही ले रहे हो, या नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से भी आ सकता है। तो यदि आप बहुत एक्सेस में बहुत ज़्यादा सुक्रोज कंज्यूम कर रहे हो तो हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज फाइनली जो है टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और यह जो फ्रुक्टोज है, इसके बारे में जो बात हम लोग जानते हैं कि यह स्वीटेस्ट शुगर है। स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठे स्वाद का शुगर होता है, इससे मीठा कुछ नहीं है। और जब एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रहेगा आपके ब्लड में तो वो करेगा क्या कि आपको डायबिटिक का पेशेंट बनाएगा। डायबिटिक का पेशेंट कहने का मतलब कि कोई भी बीमारी बड़ा आसानी से आपको हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है इससे एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कारण। तो मान लो कि अब कोई डायबिटिक पेशेंट है, मजबूरी है भाई, डॉक्टर तो उसको साफ मना कर देगा कि आप मीठा चीज़ ना खाओ, आप चीनी का सेवन नहीं कर सकते हो, गुड़ का सेवन नहीं कर सकते हो, या चीनी गुड़ से बने हुए कोई भी सब्सटेंस का यूज आप नहीं कर सकते हो खाने के लिए। समझे बात को? क्योंकि होगा दिक्कत, पहले से ग्लूकोज लेवल हाई है, डायबिटिक का पेशेंट है, ये सब और खाएगा तो बताए कि डायबिटिक का पेशेंट को कोई भी बीमारी बड़ा आसानी से हो जाता है। खून में इम्यून जो है या इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका थोड़ा प्रभावित होता है इससे। तो डायबिटिक का पेशेंट है लेकिन मीठा खाने का भी शौकीन है, तो अब क्या होगा? अब मीठा खाए बगैर भी उसको तकलीफ है, खाएगा फिर भी दिक्कत है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए आया है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो स्वाद में सुक्रोज के तुलना में कई गुना मीठा होते हैं, चीनी के तुलना में कई गुना मीठा होते हैं, लेकिन इनका जो कैलोरी वैल्यू है कुछ नहीं होता है, नो कैलोरी वैल्यू। और कोई कैलोरी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि यह जो है प्रभावित नहीं करेगा आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल वगैरह को, कोई मतलब डेंजरस सिचुएशन इसमें क्रिएट नहीं होगा। तो जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, मीठा खाने का बहुत शौकीन हैं, दुर्भाग्य से डायरेक्ट चीनी और ये गुड़ का सेवन नहीं कर पाएंगे, तो वे आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं, जो कि केमिकल सब्सटेंस हैं जो सुक्रोज के तुलना में कई गुना मीठा होते हैं, लेकिन इनका कोई कैलोरी वैल्यू नहीं होता है। इसके अलावे आप बात करोगे कि यदि बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को लेते हो तो शुगर को, तो इससे टीथ डिके भी होता है, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में पढ़े कि डेक्स्ट्रीन बनता है एक इंटरमीडिएट स्टार्च से, और वह डेक्स्ट्रीन ही जो है टीथ डिके का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज़ है डेक्स्ट्रीन। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो डायबिटिक का पेशेंट भी बना रहा है, दांत भी खराब कर दे रहा है, तो फिर उस केस में जो है हम लोग यूज करते हैं क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कोई कैलोरी वैल्यू नहीं है। और इस केस में बस इसका यूज जो है आप कर पाओगे फ्रीक्वेंटली, लेकिन चूंकि है तो केमिकल, अब केमिकल है तो ठीक है, एक की डायबिटिक पेशेंट है तो आपका और ग्लूकोज लेवल या फिर ये बढ़ाएगा नहीं शरीर में, लेकिन केमिकल है तो इसके और कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब और कई साइड इफ़ेक्ट्स क्या है या कितने कितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेशन की यदि बात करें तो क्या लिख सकते हैं, द केमिकल substances which give sweetening effect to the food
and enhance its order, या ऑर्डर में ODOUR ऑर्डर एंड फ्लेवर, आर कॉल्ड स्वीटनिंग एजेंट्स या स्वीटनर। क्या लिखा हमने कि वह केमिकल सब्सटेंस जो किसी फूड में स्वीटनिंग इफेक्ट देता है, मतलब उसको मीठा बनाता है। मीठा बनाने के साथ ही साथ जो उसके फ्लेवर को, उसके स्वाद को जो है थोड़ा क्या करता है, और बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है। अभी बताए हम कि कुछ नेचुरल स्वीटनर हैं, वही ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये सभी नेचुरल हैं। लेकिन इस सबसे कैलोरी वैल्यू मिलता है, तो बाद में जा कर के जो है सो डायबिटीज़ का पेशेंट वगैरह बनाता है, दिक्कत है। इसलिए हम लोग केमिकल सब्सटेंस आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई कैलोरी वैल्यू नहीं है, लेकिन मीठा जो है बहुत ज़्यादा कर देता है। तो कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सैकरीन। स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फोनामाइड है कहीं ना कहीं, बेंजीन C+O S, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंबाइंड फॉर्म है अमाइड। देखो इधर से देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड, इधर से सल्फोनिक एसिड का अमाइड, दिस इज सैकरीन। यह जो है बोल रहा है कि 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, चीनी के तुलना में 550 गुना ज़्यादा मीठा है। फिर है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सैकरीन इज वाटर soluble and is excreted from the body in urine। तो चीनी के तुलना में तो कई गुना ज़्यादा मीठा हो गया, देख रहे हो। लेकिन बोल रहा है कि जब इसका सोडियम सॉल्ट हो, सोडियम सॉल्ट में यहाँ ऐसा हो जाएगा N पर माइनस Na पर प्लस, ऐसा। तो यह वाटर सॉल्युबल है, और जब वाटर सॉल्युबल है तो मान के चलो इसको लोगे, पेट के अंदर पानी है उसमें जाकर के घुलेगा। अब पेट का पानी वहीं तो स्टोर नहीं रहता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो यह भी यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, मतलब बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा। तो मीठा स्वाद तुमको चाहिए था, वो तो मिल गया, बॉडी में इसका रहना जरूरी नहीं था, तो बढ़िया हुआ निकल गया। अब कोई साइड इफेक्ट करने का बहुत ज़्यादा चांस इससे नहीं होगा। तो यह था सैकरीन। एग्जाम ऐसे आता है क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या है, कुछ एग्जाम्पल दो। अलग से उसमें सैकरीन का स्ट्रक्चर या फिर क्या है इसके बारे में लिखने के लिए जो है एग्जाम में नहीं पूछता है। उसी प्रकार से एक है एलिटेम, ये बोल रहा है तकरीबन 2000 गुना 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, चीनी के तुलना में 2000 गुना मीठा है। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस of the food to which it is added। समझोगे बात को। चीनी के तुलना में 2000 गुना ज़्यादा मीठा है, मतलब समझ रहे हो कि कितना मीठा होगा। मतलब गलती से थोड़ा सा भी अमाउंट यदि फूड मटेरियल में मिल जाए तो वह खाना इतना मीठा हो जाता है कि बर्दाश्त नहीं होगा हम लोग को, मिठास कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता इसका। इसलिए नॉर्मल जो हम लोग घर में वैसा कोई मीठा चीज़ बनाया जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे एलिटेम ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा भी जाएगा ना तो बहुत मीठा कर देगा, और इसका मिठास हम लोग को बर्दाश्त होगा नहीं, इतना मीठा हो जाएगा।
इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता है, जहाँ टन में जो है या क्विंटल में फूड मटेरियल्स बनता हो मीठा, तो वहाँ है कि 2-4 ग्राम इसको मिलाया तो फिर हो गया मैनेज मिठास। लेकिन हम लोग खुद थोड़ा सा भोजन बना रहे हैं 500 ग्राम 1000 ग्राम, और वहाँ आप इसको मिलाओगे तो इसका 1 ग्राम भी मिला दोगे तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा इसका स्वीटनेस। इसलिए इसका यूज जो है एलिटेम का हम लोग जनरली एक नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में जो है इसका यूज फ्रीक्वेंटली किया जाता है, क्योंकि वहाँ लार्ज अमाउंट में बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगला है एस्पार्टेम। एस्पार्टम के बारे में जो है पीछे हमने पढ़ा था, इसमें बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन वाला पोर्शन में, कि यह एक डाइपेप्टाइड है या एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। और यह डाइपेप्टाइड में जो 2 अमीनो एसिड है क्या क्या है, तो एक है फिनाइल एलानिन और दूसरा है एस्पार्टिक एसिड। बताए थे इसके बारे में। एस्पार्टिक एसिड है मतलब दिस वन, ये CH, या इसको आप यहाँ दिखा दो CHNH2 CH2COOH, यहाँ हो जाएगा COOH। दिस इज एस्पार्टिक एसिड। इसको आप फिनाइल एलानिन से मिलाओगे, PH, फिर यहाँ C+OOH, ये ऐसा H2O बाहर होता है, ये फिनाइल एलानिन है और यहाँ से बनता है एक डाइपेप्टाइड ऐसे। CH2PH C+OOH, देख रहे हो पेप्टाइड बना अमाइड बॉन्ड है यहाँ। अब यही डायरेक्ट एस्पार्टेम नहीं है, इसका मिथाइल एस्टर होता है, माने मिथेनॉल से इसका रिएक्शन करवाओगे, देखो फिर यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, और जब H2O बाहर हो जाएगा तो फिर जा करके यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे OCH3, एंड दिस इज द एस्पार्टेम। यही एस्पार्टेम है जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। डाइपेप्टाइड का एस्टर फॉर्म जिसमें फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड जो है मिले हुए हैं। ध्यान रखोगे इस बात को। यह जो एस्पार्टेम है बहुत ज़्यादा नहीं, बोला तकरीबन 200 गुना 180 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा नहीं 200 गुना मीठा है ज़्यादा। लेकिन इसका एक बड़ा ही डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या है ना कि यह जो एस्पार्टेम है यह डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोजेज एट कुकिंग टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर पे नॉर्मल कोई भोजन पकाया जाता है उस टेम्परेचर पे जो है या डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर इसका जो स्वीटनेस वाला प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा ख़त्म। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है एस्पार्टेम का या कोल्ड फूड में करते हैं। ठंडा कोई चीज़ बना रहे हो, आइसक्रीम वगैरह बन रहा है, उसमें आप कोई पका के बेकरी वगैरह में चाहोगे कि हम इसका इस्तेमाल करें तो फिर मुश्किल है, क्योंकि यह कुकिंग टेम्परेचर पे क्या बोल रहा है डिकम्पोज कर जाएगा, और डिकम्पोज में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा सब, टूट जाएगा तो फिर इसका जो स्वीटनेस वाला प्रॉपर्टी है वही क्या हो जाएगा ख़त्म, तो फिर बिना मतलब का हो जाएगा। इसलिए कोल्ड फूड में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर है और वह है साइक्लामेट। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का ये भी सल्फोनामाइड ही है जिसमें सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। माने इसको आप ऐसे समझ लो ना कि
साइक्लोहेक्सेन एमीन है। इसका रिएक्शन सल्फोनिक या सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ होगा, ऐसा H2O होगा बाहर, और जब H2O बाहर हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसका बचेगा, ये अब डायरेक्ट जुड़ गया सल्फर से। अब फिर ये एसिडिक है तो इसका रिएक्शन फिर वही बेस से NaOH, तो OH निकल के बाहर, H2O ओवरऑल बाहर, तो यहाँ क्या बचा O माइनस और Na प्लस, यही चीज़ है। दिस इज साइक्लामेट। यह साइक्लामेट कैलोरी फ्री है, जान रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका बड़ा ही डिफेक्ट है कि यह कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक माने कैंसरकारी, कैंसर होने का चांस होता है इससे, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में इसका यूज जो है वह बैंड है, प्रतिबंधित है। इसके यूज पे रोक लगाया गया है क्योंकि इसका बड़ा ही खतरनाक साइड इफेक्ट है, कौन सा, कैंसर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चारों दिया रहेगा, साइक्लामेट और क्या क्या बताए, सैकरीन और क्या बताए, एलिटेम और क्या बताए, एस्पार्टेम, और ये चारों दे करके बोलेगा कि इसमें से कौन एक कार्सिनोजेनिक स्वीटनर है, ऐसे भी आ सकता है। तो साइक्लामेट याद रखने में तकलीफ नहीं होगा, कार्सिनोजेनिक का C और साइक्लामेट का भी C, बस इतना याद रख लेना कि C वाला जो है सेम है तो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे किसी भी प्रकार से। तो ये थे केमिकल्स इन फूड के बारे में, जिसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स पढ़ा हमने, एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ा, और फिर अभी जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में जो है पढ़े। तो बेसिकली इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स लिखने एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ आ सकता है, कैसे वो तो बताए, लेकिन बेसिकली जो पूछता है वह शॉर्ट नोट्स लिखने। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है, एग्जाम्पल दें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, एग्जाम्पल दें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या है, एग्जाम्पल दें। तो ऐसे ही जो आप इसको रटोगे एग्जाम्पल सहित। एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम जो है आपको याद रखना होगा। तो इस चैप्टर का यह एक पार्ट जो है समाप्त होता है, 2 पार्ट और बच गए, एक केमिकल्स इन मेडिसिन और दूसरा केमिकल्स इन क्लिनसिंग मटेरियल। तो इनको जो है आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।